जब पड़ोसी ने मछली पालन के लिए तालाब किराए पर लिया तो उसने पानी की पूरी सप्लाई काट दी। मैंने उससे कहा, उस गेट को थोड़ा और ऊपर करो, कम से कम हमारे बगीचे के लिए थोड़ा बहता हुआ पानी छोड़ दो। इस तरह भविष्य में हम सबको पानी मिलेगा और सबके लिए आसानी होगी। उसने जवाब दिया, पानी छोड़ना, ये डैम मेरा है, मैं इसे जैसे चाहूं ब्लॉक करूं। अगर तुम्हारे फलों के पेड़ सूख जाते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब उसने अपने तालाब में भारी निवेश किया और मछलियों के बच्चे छोड़े, तो मैंने सीधे अपने ही जमीन पर गोबर का एक विशाल कंपोस्ट गड्ढा बना लिया, ठीक उस दिशा में जहां से हवा उसके घर की ओर बहती थी। मैं हर दिन टन भर गोबर पलटता था। वह शिकायत करने आया, तुम ये क्या कर रहे हो, बदबू बर्दाश्त से बाहर है, इसके साथ मैं अच्छी क्वालिटी की मछलियां कैसे पाल पाऊंगा। मैंने जवाब दिया, ये मेरी जमीन है, अगर मैं जैविक खाद बनाना चाहता हूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सब कुछ 1 महीने पहले शुरू हुआ। उस दोपहर खुदाई करने वाली मशीनों की आवाज ने मुझे बगीचे में जगा दिया। लिनबाओ मजदूरों को निर्देश दे रहा था कि डैम को और 10 मीटर नीचे की ओर बढ़ाया जाए, जब तक कि वह लगभग मेरे बगीचे की सीमा तक न पहुंच जाए। मैं तेजी से उसकी ओर चला। लिनबाओ, यह हमारे बगीचे के जीवन का एकमात्र स्रोत है, अगर तुम यहां डैम बनाओगे तो मेरे पेड़ कैसे जीवित रहेंगे। लिनबाओ ने मुझे तिरछी नजरों से देखा। तो उन्हें सूख जाने दो। क्या तुम एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान के ग्रेजुएट नहीं हो? क्या यूनिवर्सिटी में तुम्हें आर्टिफिशियल बारिश करना नहीं सिखाया? मेरे पिता बगीचे से बाहर भागे और लिदाकाई की ओर इशारा किया। लिदाकाई, उस समय हमने पानी की बारी बारी से उपयोग करने का समझौता किया था। अब तुम सारा भूजल भी निकालना चाहते हो। क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो? लिदाकाई ने सिगार पकड़े हुए एक ठंडी हंसी छोड़ी। अरे बूढ़े लिन, इतनी बुरी बात मत बोलो। डैम मेरे परिवार ने बनाया है, मैं इसे जैसे चाहूं रोकूं। मेरे पिता गुस्से से लाल हो गए, लेकिन यह जमीन साफ तौर पर हमारी है। लिनबाओ पास आया और अपनी उंगली से उनकी छाती पर वार किया। बूढ़े, चुप हो जाओ और इस डैम को छूने की सोचना भी मत। अब पानी मेरी तरफ है तो यह मेरा है। और तुम क्या करोगे, पुलिस को बुलाओगे? भले ही पुलिस आ जाए, वे सिर्फ बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे। मेरे पिता गुस्से से कांप रहे थे। हमें जीने का कोई रास्ता दो, वरना मैं तुम लोगों से अंत तक लड़ूंगा। लिनबाओ एक छलांग पीछे हटा और कमर पर हाथ रख लिया। लड़ोगे? किस चीज से लड़ोगे? क्या तुम्हारा वह नालायक बेटा खेती के अलावा कुछ और करना जानता है? चलो मुझे मारो, मुझे छूने की हिम्मत करो। कुछ दिनों में मैं अपना टूरिस्ट फार्म शुरू कर रहा हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुमसे बगीचे के आखिरी पेड़ तक की भरपाई करवा लूंगा। मैंने देखा कि उसकी पैंट का एक बड़ा हिस्सा गीला था। जाहिर है वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसके पिता पर झपटने से पहले मैंने उन्हें रोक लिया। पापा, गंदे हाथों से उलझना बेकार है। अब हम कानून के राज वाले देश में रहते हैं। लिनबाओ ने अहंकार से मुस्कुराहट दी। मुझे पता था कि तुम कायर हो। इतनी पढ़ाई ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। मैंने बाप बेटे को देखा और अपने दिमाग में हर कदम का हिसाब लगाया। डैम बनाना जारी रखो, पानी रोकते रहो। आखिरकार कुछ पानी ऐसे होते हैं जो जितना जमा होते हैं, अंत में आपदा का रूप ले लेते हैं। मैं अपने पिता को वापस ले आया, जबकि हमारे पीछे लिनबाओ की हंसी गूंज रही थी। घर लौटकर मैंने कंप्यूटर चालू किया और मौसम विभाग के डेटा और टोपोग्राफिक मैप्स देखे। हमारे और ली परिवार के बीच के जमीनी रिश्ते को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। 3 दिन बाद मवेशियों के गोबर से भरे ट्रक हमारी निजी जमीन पर पहुंचे, ठीक उस ऊपरी हिस्से में जहां से हवाली परिवार की मछली तालाब की ओर बहती थी। मेरे पिता चिंता के साथ मुझे काम करते देख रहे थे। यान फेंक, क्या यह सच में काम करेगा? मैंने ली परिवार के नए लग्जरी मछली तालाब की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पापा, असली काउंटर अटैक तो अभी शुरू हुआ है। खाद केंद्र के काम करने के पहले ही दिन बदबू हवा के साथ सीधे ली के तालाब की ओर चली गई। और यह तो सिर्फ पहला डिश था जो मैंने बाव के लिए तैयार किया था। तीसरे दिन तक बदबू अपनी परफेक्ट कंसंट्रेशन तक पहुंच गई थी। मैं हर दिन सुबह ठीक 10 बजे फर्मेंटेशंस से उत्पन्न अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड को छोड़ने के लिए गोबर को पलटता था, जब हवा सबसे तेज होती थी। आखिरकार लिनबाओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उस दोपहर वे 5-6 मजदूरों के साथ गुस्से में आया और हिंसक रूप से हमारे आंगन में घुस गया। लिनयान, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो कमीने। उसने चिल्लाते हुए मेरे चेहरे पर इशारा किया। ये बदबू मेरे तालाब को प्रदूषित कर रही है, इसे तुरंत बंद करो। मैं खाद का तापमान रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने अपना सिर भी नहीं उठाया। मिस्टर ली, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं अपनी जमीन पर जैविक खाद बना रहा हूं, इसमें आपको क्या समस्या है? दिखावा करना बंद करो। लिनबाओ ने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता बीच में आ गए। ये पानी काटने का बदला है। मैं कहता हूं कि यह खाद केंद्र खत्म हो जाना चाहिए।
मैंने थर्मामीटर रखा और घर के कागजात निकाले। मिस्टर ली, तर्क के साथ काम करना चाहिए। ये काउंटी पर्यावरण संरक्षण कार्यालय में पंजीकृत मेरे जैविक खाद प्रोजेक्ट का स्वीकृत परमिट है। नंबर BF 20 240 137। इस पर कृषि कार्यालय की आधिकारिक मुहर है। लिनबाओ एक पल के लिए सन्न रह गया। मैंने बोलना जारी रखा। हमारे बगीचे में 20 एकड़ जमीन है और सालों से फर्टिलाइजर की कमी है। मिट्टी बुरी तरह कॉम्पैक्ट हो चुकी है। अब मैं अपनी जमीन सुधारने और इकोलॉजिकल खेती विकसित करने के लिए अपना पैसा लगा रहा हूं। इसे नेशनल पॉलिसी का पालन करना कहते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो जाकर गांव की सरकार से शिकायत करें। लिनबाओ ने कागजात छीन लिए और देखा कि वे असली थे। उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसके पीछे खड़ा एक मजदूर फुसफुसाया, भाई बाओ, ये तो वाकई लीगल है। मेरे भाई ने पिछले साल कुछ ऐसा ही किया था और सरकार ने तो उन्हें सब्सिडी भी दी थी। लिनाबाओ ने गुस्से में कागजात जमीन पर फेंक दिए। लीगल? सिर्फ इसलिए कि यह लीगल है? क्या तुम इतना बदबू फैलाओगे कि लोग मर जाएं? मैं हाई एंड कार्प मछलियां पाल रहा हूं। हर मछली का बच्चा 300 युआन से ज्यादा का है। मैं झुका, कागजात उठाए और धूल झाड़ी और कहा, मैं अपनी मिट्टी सुधार रहा हूं। बदबू से तुम्हारी मछलियों पर असर पड़ा? क्या तुम्हारे पास सबूत है? इसके अलावा तुम्हारा तालाब मेरी खाद इकाई से कम 50 मीटर दूर है और दोनों के बीच एक जंगल है। मैंने तुम्हें कैसे प्रदूषित किया? लिनबाओ के पास कोई जवाब नहीं था। मैं खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखा। मिस्टर ली, जब आपने पानी की सप्लाई काटी थी तब आपको परवाह नहीं थी कि मेरे पेड़ झेंगे या मरेंगे। अब जब मैं कानूनी रूप से काम कर रहा हूं तो आप समस्या ढूंढने आए हैं। अगर आप चाहते हैं तो चलिए साथ में गांव की समिति के पास चलते हैं और देखते हैं कि कौन सही है। लिनबाओ अच्छी तरह जानता था कि अगर वे समिति के पास गए तो वह हार जाएगा। उसने दांत पीसे और कहा, ठीक है, बस इंतजार करो। फिर वह अपने आदमियों के साथ पूरी तरह अपमानित होकर चला गया। अगले दिन ली परिवार ने तालाब के चारों ओर 10 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पंखे लगाए और बड़ी मात्रा में केमिकल डिओडोरेंट खरीदे, जिन्हें वे हवा में छिड़क रहे थे। मेरे पिता ने चिंता से पूछा, फेंक, क्या तुम्हें लगता है कि वे इस तरह बदबू मिटा पाएंगे? मैंने उन पंखों को देखा और शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो पापा, उन्होंने सबसे सस्ते केमिकल डिओडोरेंट खरीदे हैं। जब ये मेरी खाद के ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स होगा तो बदबू और भी खराब हो जाएगी। और वास्तव में शाम तक ली के तालाब की बदबू कम होने के बजाय और भी असहनीय हो गई, जो एक तीखी केमिकल दुर्गंध के साथ मिक्स हो गई थी। बाद में मुझे गांव के सेक्रेटरी का फोन आया। लिदाकाई ने गांव की समिति में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया था और मांग की थी कि जबरदस्ती मेरी खाद इकाई को ढहा दिया जाए। मैंने अपने सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित किए और समिति में जाने की तैयारी की। निकलने से पहले मैंने खाद में कुछ खास मिलाया। यह एक विशेष माइक्रोबियल तैयारी थी जो मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की लैब से लाया था। जब वह पदार्थ ली परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे डिओडोरेंट्स के साथ मिलता तो आने वाले दिनों में लिनबाओ को पता चलता कि असली बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है। मैं गांव की समिति के मीटिंग रूम में बैठा। मेरे सामने मैंने 3 फोल्डर तैयार करके रखे थे। लिदाकाई आधे घंटे से ज्यादा समय से वहां इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे आते देखा, उसने मेज पर मुक्का मारा और गांव के सेक्रेटरी से शिकायत करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरी खाद इकाई से असहनीय बदबू निकल रही है, जिससे कोई मछलियों में भारी स्ट्रेस रिएक्शन हुआ है, जिसके लिए उसने 2 लाख युआन का निवेश किया था। उसके अनुसार 300 से ज्यादा मछलियां मर चुकी थीं और आर्थिक नुकसान 1 लाख युआन से ऊपर था। सेक्रेटरी झांग ने मुझे अपना पक्ष रखने का इशारा किया। बिना परेशान हुए मैंने पहला फोल्डर खोला। यह काउंटी कृषि कार्यालय द्वारा मेरे खाद प्रोजेक्ट के लिए जारी किया गया आधिकारिक परमिट था। सभी प्रक्रियाएं पूरी थीं और पर्यावरणीय मानदंडों का पालन कर रही थीं। मैंने यह भी बताया कि मेरी खाद इकाई और ली परिवार के तालाब के बीच की दूरी 52 मीटर थी, जो स्थापित सुरक्षा सीमाओं के पूरी तरह अंदर थी। लिदाकाई हताश हो गया। दूरी का पर्याप्त होना यह मतलब नहीं कि कोई असर नहीं होगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और दूसरा फोल्डर खोला। यह मेरे बगीचे की मिट्टी की एनालिसिस रिपोर्ट थी, जिसे काउंटी की एग्रीकल्चरल टेक्निकल स्टेशन द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया गया था। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखा रही थी कि पानी की लंबी कमी के कारण हमारे 20 एकड़ बगीचे में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा गिरकर 0.3% हो गई थी, जो फलों के पेड़ों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक 1.5% से बहुत कम थी। अगर हम मिट्टी में सुधार नहीं करते तो पेड़ निश्चित रूप से मर जाते। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सेक्रेटरी झांग के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मैंने मुख्य समस्या को इंगित करने के अवसर का लाभ उठाया।
मेरे बगीचे में पानी और खाद की कमी का कारण यह है कि ली परिवार ने पानी की सप्लाई पूरी तरह काट दी है। मैं औपचारिक रूप से मांग करता हूं कि वे हमारे पानी के उपयोग के अधिकार को बहाल करें, अन्यथा पेड़ों को बचाने का एकमात्र तरीका खाद डालना है। लिदाकाई का चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाने लगा, जवाब देने में असमर्थ। फिर मैंने तीसरा फोल्डर निकाला। ये उन कई गवाहों की गवाही थी जो मेरे दादाजी ने सालों पहले पुराने मिस्टर ली के साथ समझौता किया था। भले ही कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, गौ और दीखानुसुफा नयन गांव के 7 बुजुर्गों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे, ये पुष्टि करते हुए कि पानी को बारी बारी से साझा करने का समझौता वास्तव में मौजूद था। सेक्रेटरी झांग ने बयानों को देखा और लिदाकाई से पूछा कि क्या यह सच है। लिदाकाई अड़ा रहा। मौखिक समझौते मायने नहीं रखते। डैम मेरे परिवार ने अपने पैसों से बनाया है। हमें पानी साझा क्यों करना चाहिए? मैंने मुस्कुराया और उससे सवाल वापस किया। अगर डैम तुम्हारा है तो मेरी जमीन की हवा भी मेरी है। तुम मुझे किस अधिकार से खाद न बनाने के लिए कह रहे हो? उस वाक्य ने लिदाकाई को पूरी तरह से निशब्द कर दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद सेक्रेटरी झांग ने अपना फैसला सुनाया। लिनयान का खाद प्रोजेक्ट पूरी तरह लीगल है। विलेज कमेटी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पानी के विवाद के लिए हम सलाह देते हैं कि दोनों पक्ष बातचीत करें। समिति बीच बचाव कर सकती है, लेकिन कोई समाधान थोप नहीं सकती। लिदाकाई गुस्से में लाल हो गया और दरवाजा पटकते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। मीटिंग के बाद मैं जानबूझकर ली परिवार के मछली तालाब पर गया। दूर से ही देखा जा सकता था कि बड़ी संख्या में मछलियां पानी पर उल्टा तैर रही थीं। लिनबाओ मजदूरों को निर्देश दे रहा था क्योंकि वे तालाब से मरी हुई मछलियां निकाल रहे थे। लिनबाओ का चेहरा भयानक था, जैसे उसने जहर पी लिया हो। उसने जो सस्ते डिओडोरेंट्स खरीदे थे वे मेरी खाद की माइक्रोबियल तैयारी के साथ रिएक्ट कर रहे थे, जो गोबर की साधारण बदबू से कहीं ज्यादा तीखी दुर्गंध पैदा कर रहे थे। और सबसे खराब बात यह थी कि वह गंध सीधे मछलियों के ऑल्फैक्टरी सिस्टम को इरिटेट कर रही थी, जिससे उनके स्ट्रेस रिएक्शन और भी बढ़ गए थे। अगले 3 दिनों तक ली परिवार ने बदबू दूर करने के लिए हर तरह के उपकरण खरीदे। दूर से मैंने उन्हें 20 हाई पावर इंडस्ट्रियल एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करते देखा। उन्होंने शहर की एक प्रोफेशनल डिओडोरेंट कंपनी को भी हायर किया, जो दिन रात काम कर रही थी। सिर्फ उन मशीनों और केमिकल प्रोडक्ट्स पर कम से कम 50,000 युआन का खर्चा आया, लेकिन उसका असर लगभग बेकार था, क्योंकि मैं हर दिन हवा की दिशा और तापमान के हिसाब से खाद को पलटने का सही समय सटीक रूप से सेट कर रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि बदबू हमेशा तालाब तक सबसे सही पल पर पहुंचे। लिनाबाओ का लग्जरी इको रिसॉर्ट आधे महीने में खुलने वाला था, लेकिन अब वे सिर्फ बदबू की समस्या को हल करने में बुरी तरह फंसे हुए थे। मैं बगीचे में खड़ा होकर दूर से ली परिवार की अफरा तफरी को देख रहा था। खाद केंद्र सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है, और खाद के नीचे मैंने जो डायवर्जन पाइप दफनाए थे, ली परिवार को अभी तक उनके होने का पता नहीं था। बदबू के खिलाफ युद्ध 1 हफ्ते तक जारी रहा, लेकिन स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। हर दिन मैं दिखावे के लिए गोबर पलटता, हालांकि वास्तव में मैं उन सूक्ष्म जीवों की सटीक मात्रा की गणना कर रहा था जिसे मुझे मिलाना था। वह पदार्थ मेरे प्रोफेसर ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की लैब में विकसित किया था, जिसे ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी थी। जब यह क्लोरीन युक्त केमिकल डिओडोरेंट्स के संपर्क में आता तो यह दूसरी फर्मेंटेशन पैदा करता, जो और भी जटिल गंध अणु छोड़ता। और ली परिवार द्वारा खरीदे गए सस्ते डिओडोरेंट्स का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट था। 8वें दिन बदबू एक नए लेवल पर पहुंच गई। यह अब सिर्फ गोबर की बदबू नहीं थी, बल्कि एक तीखी केमिकल इरिटेशन के साथ घिनौना मिक्सचर बन गई थी। ली के तालाब के 200 मीटर के दायरे में मक्खियां भी वहां से गुजरने से बच रही थीं। मैंने देखा कि तालाब का पानी बदलने लगा। सतह पर झाग की पतली परतें दिखाई देने लगीं, जो इस बात का संकेत था कि मछलियां बहुत तेजी से सांस ले रही थीं। कोई मछलियां, क्योंकि वे सजावटी मछलियां हैं, पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। स्ट्रेस के लंबे संपर्क से उनकी इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम बुरी तरह कम हो जाती है। लिनबाओ की मरी हुई मछलियों की संख्या प्रतिदिन दर्जनों से बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई थी। मछली के बच्चों की खरीद कीमत के अनुसार उसका नुकसान हर दिन 30,000 युआन से ज्यादा हो रहा था। 10वें दिन की सुबह एक काली औंडीली परिवार के रिसोर्ट के सामने रुकी। अपने बगीचे से मैंने दूरबीन से देखा और उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया जो कार से उतरा था। बॉस झू, क्षेत्र के सबसे बड़े रेस्तरां ग्रुप के चेयरमैन। मैंने सुना था कि झू का निवेश पाने के लिए लिनबाओ ने तोहफों पर 1 लाख युआन से ज्यादा खर्च किए थे और रिसोर्ट में 30% हिस्सेदारी देने का वादा किया था। लिनबाओ ने खुद जू को गाइड किया जब वे फैसिलिटी का दौरा कर रहे थे। पार्किंग से वे तालाब की ओर चले,
जानबूझकर मैंने ठीक उसी समय को चुना जब सबसे ताजा गोबर के ढेर को पलटना था। सुबह 10:15 बजे दक्षिण पूर्व की हवा समय पर चलना शुरू हुई। घनी बदबू एक अदृश्य दीवार की तरह आगे बढ़ी और सीधे ली परिवार के रिसॉर्ट से जा टकराई। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि बॉस जू अचानक रुक गए और तुरंत अपने हाथ से नाक और मुंह ढंक लिया। लिनबाओ हताशा में सफाई देने लगा, हाथ हिलाते हुए डिओडोरेंट उपकरणों की ओर इशारा कर रहा था। वे तालाब के पास 5 मिनट भी नहीं रुके। अचानक जू आगे की ओर झुक गया, रेलिंग का सहारा लेते हुए उलटी करने लगा। लिनबाओ, जो मरे हुए मछली जैसा पीला दिख रहा था, उसे पागल की तरह पानी देने लगा। मैंने बेलचा जमीन पर रखा और सिगरेट जलाई। इस तरह के टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स में जो निवेशक सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह है वातावरण और अनुभव। कौन ऐसे रिसॉर्ट में पैसा खर्च करना चाहेगा जो आसमान तक बदबू फैला रहा हो? बॉस जू ने तालाब के पास 2 बार उलटी की। अंत में वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। लिनबाओ ने उसे वापस लौटने में मदद की। रास्ते भर लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन जूझू का चेहरा पूरी तरह काला था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ओंडी के जाने के बाद लिनबाओ रिसॉर्ट के सामने अकेला रह गया। आधे घंटे से ज्यादा तालाब को घूरता रहा। उसी दोपहर लिदाकाई फिर से मेरे घर आया, कई लोगों के साथ, लेकिन इस बार वह चिल्लाते हुए या समस्या पैदा करने नहीं आया था। उसने अपनी आवाज धीमी की और मुझसे पूछा कि खाद केंद्र को बंद करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। मैं फलों के पेड़ों की टहनियां छांट रहा था और मैंने अपना सिर भी नहीं उठाया। अंकल ली, मुझे पैसों की कमी नहीं है, मुझे पानी की कमी है। मुझे पानी का एक्सेस वापस दो और मैं तुरंत काम बंद कर दूंगा। लिदाकाई काफी देर तक चुप रहा। अंत में जाने से पहले उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, सपने में भी मत सोचना। मैं पानी की एक बूंद देने के बजाय तालाब के साथ पैसे गंवाना पसंद करूंगा। मैंने उसकी पीठ को देखते हुए मुस्कुराया। जिद की हमेशा एक कीमत होती है और बहुत जल्द उसे समझ आ जाएगा कि उसकी कीमत चुकाना कितना भारी होगा। उसी रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। वह बॉस जू का असिस्टेंट था। उसने मुझसे मेरे बगीचे की सटीक लोकेशन और मेरे बिजनेस के बारे में जानकारी मांगी। कॉल के दौरान असिस्टेंट ने इशारा किया कि बॉस जू मुझ में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। असिस्टेंट ने कहा कि बॉस जू मेरे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्सुक हैं और इस पर सहयोग की संभावना पर चर्चा करने के लिए एक समय तय करना चाहते हैं। मैंने फोन रखा और ली परिवार के रिजॉर्ट की ओर देखा। वहां की लाइटें बहुत ही परेशान करने वाली चमक बिखेर रही थीं। ली जिनबाओ निश्चित रूप से पूरी रात इन्वेस्टर के साथ समस्या को सुलझाने की हताश कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई है। जमीन के नीचे जो डाइवर्जन पाइप मैंने दबाए थे, वे आखिरी बूंद साबित होंगे जो सब कुछ खत्म कर देंगे। यह अफवाह कि बॉस जू ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है 12 तारीख को फैल गई। ली जिनबाओ का इको रिजॉर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह ढह गया। शुरुआती चरण में निवेश किए गए 12 लाख युआन लगभग डूब गए। हालांकि ली डाकाई हार मानने को तैयार नहीं था। उसने और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने और रिजॉर्ट को जबरदस्ती खोलने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले बांध को मजबूत करना शुरू किया। 3 खुदाई करने वाली एक्सकेवेटर ने एक साथ काम करते हुए नींव में कंक्रीट डाला और ढांचे को 1.2 मीटर और ऊंचा कर दिया। ली डाकाई का प्लान बहुत सिंपल था। अगर इन्वेस्टर चला गया है तो हम और ज्यादा मछलियां पालेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे और नुकसान की भरपाई मुनाफे से करेंगे। मजबूत किया गया बांध एक असली स्टील की दीवार बन गया, जिसने मेरे बगीचे की ओर आने वाले पूरे पानी को रोक दिया। ग्राउंड वाटर का स्तर स्पष्ट रूप से नीचे गिरने लगा। मेरे 20 मीटर ऊंचे फलों के पेड़ों की पत्तियां पीली होने और सिकुड़ने लगीं। मेरे पिता दिन ब दिन पेड़ों को सूखते हुए देख रहे थे और बहुत हताश थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी पेड़ मर जाएंगे। हमारा परिवार भूख से मर जाएगा। मैंने उन्हें शांत कराया और कहा कि चिंता ना करें। उसके बाद मैंने पूरे बगीचे में बड़े पैमाने पर खाइयां खोदना शुरू कर दिया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मैं सिंचाई के लिए भूजल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। हर दिन सूरज निकलने से पहले मैं अपना कुदाल उठाता और काम पर निकल जाता। मैं सुबह से रात तक खुदाई करता। मिट्टी के ढेर ऊंचे होते जा रहे थे और खाइयां गहरी होती जा रही थीं। जब भी ली जिनबाओ वहां से गुजरता और मुझे कीचड़ में लथपथ देखता, तो वह अपनी कार की खिड़की पर झुककर मेरा मजाक उड़ाता। 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़कर अंत में मिट्टी खोदने वाला किसान बन गए। इतनी गहराई तक खोदा और पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। कितना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं बस अपना पसीना पोंछता और खुदाई जारी रखता। जो ली जिनबाओ नहीं जानता था वह यह था कि यह सामान्य सिंचाई नहरें नहीं थीं। हालांकि वे अस्त व्यस्त खाइयां दिख रही थीं, लेकिन वास्तव में वे फ्लूइड डायनामिक्स के मॉडल के आधार पर सटीक रूप से डिजाइन किया गया एक वर्टिकल डाइवर्जन सिस्टम था। हर खाई की गहराई,
कोण और ढलान की बार बार गणना की गई थी। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जब मूसलाधार बारिश हो तो सरफेस वाटर को जितनी जल्दी हो सके जमीन के नीचे ले जाना और भारी वर्टिकल हाइड्रोलिक प्रेशर पैदा करना। और उन सभी पाइपों का अंतिम बिंदु ठीक ली परिवार के बांध की नींव की ओर इशारा कर रहा था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चरल हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग था। मेरे प्रोफेसर थ्री गॉर्जस डैम के रिजर्वॉयर डिस्चार्ज सिस्टम पर रिसर्च में शामिल थे और मैंने हाइड्रोलिक प्रेशर मॉडल की कैलकुलेशन में पूरे 2 साल काम किया था। मेरे लिए जो कच्चा बांधली डाकाई ने अनप्रोफेशनल तरीकों से मजबूत किया था वह बस घटिया क्वालिटी का काम था। उन्होंने केवल सतह को मजबूत किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या यानी नींव पर मिट्टी की सपोर्ट करने की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया। बांध जितना ऊंचा होगा और जितना ज्यादा पानी जमा करेगा, नींव पर उतना ही ज्यादा हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ेगा। और जो डाइवर्जन की खाइयां मैंने खोदी थीं, वे तूफान के दौरान भूजल स्तर को तुरंत बढ़ा देंगी, जिससे नीचे से ऊपर की ओर एक रिवर्स प्रेशर पैदा होगा। जब दोनों ताकतें एक साथ दबेंगी तो नींव के नीचे की मिट्टी अपनी पकड़ खो देगी और लिक्विफिकेशन की स्थिति में आ जाएगी। उस पल सबसे मजबूत कंक्रीट भी उस ढांचे को नहीं संभाल पाएगा। मुझे 3 मुंह जमीन को कवर करने वाला डाइवर्जन नेटवर्क बनाने में पूरे 10 दिन लगे। हर नोड में मैंने फिल्ट्रेशन तेज करने के लिए बजरी की परतें बिछाईं। हर मुख्य नहर बांध के कमजोर पॉइंट्स पर केंद्रित थी। जब भी ली जिनबाओ पास से गुजरता, वह मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ता। वह कहता कि मैं गरीबी के कारण पागल हो गया हूं और बेतुकी गंभीरता के साथ खाइयां खोद रहा हूं। तुम्हें हार मानकर जमीन बेच देनी चाहिए। मैं धीरे से खड़ा हुआ और उसे अपनी नई लैंड रोवर में जाते हुए देखा। गाड़ी की पिछली सीट पर मछलियों के लिए प्रीमियम भोजन के ढेर लगे थे। वह अपने रिजॉर्ट के उद्घाटन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त लग रहा था। 15 तारीख की शाम को मैंने आखिरी डाइवर्जन नहर खोदना खत्म कर दिया। वह पाइप 1.8 मीटर गहरा था और बांध की नींव से सिर्फ 3 मीटर की दूरी तक पहुंच गया था। नीचे मैंने खास एब्जॉर्बेंट रेजिन की एक परत बिछाई। वह मटेरियल पानी के संपर्क में आने पर अपने आकार से 10 गुना तक फैल सकता था, जिससे बहुत कम समय में भारी वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर पैदा होता। मेरे पिता ने मुझसे पूछा, क्या वाकई इन खाइयों में पानी मिलेगा? मैंने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखा। मौसम का पूर्वानुमान था कि आधे महीने में एक बड़ा तूफान आएगा जो 36 घंटे से ज्यादा चलेगा। वहली परिवार के रिजॉर्ट के अंत का दिन होगा और मेरे बगीचे के पुनर्जन्म का भी। सभी जाल तैयार थे। बस अब ली जिनबाओ के उस मौत के जाल की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ने का इंतजार था, जिसे मैंने उसके लिए डिजाइन किया था। और अभी तक उसे लगता था कि मैं सिर्फ एक गरीब बेवकूफ हूं जो खाइयां खोदने के जुनून में लगा है। डाइवर्जन नहरों को पूरा करने के 3 दिन बाद ली परिवार ने पूरी तरह से पागलपन भरा विस्तार शुरू किया। 6 खुदाई करने वाली मशीनें दिन रात बिना रुके काम कर रही थीं। मछली के तालाब को मूल 8 मुंह से बढ़ाकर 15 मुंह कर दिया। ली डकाई का प्लान बहुत ही आक्रामक था। वह पारंपरिक टेम्पल फेयर से पहले रिजॉर्ट का उद्घाटन करने और मेहमानों का स्वागत शुरू करने के लिए केवल आधे महीने में पूरा निर्माण खत्म करना चाहता था। पानी की बड़ी सतह को संभालने के लिए उन्होंने फिर से बांध ऊंचा किया। इस बार उन्होंने सीधे 1.5 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार डाली और बांध के सामने एक वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन भी लगाई। ऊपर से देखने में यह वास्तव में काफी ठोस निर्माण लग रहा था, लेकिन अपने बगीचे से मैंने टेलीमीटर से कैलकुलेशन किया और पाया कि बांध की कुल ऊंचाई पहले ही 10 मीटर से ज्यादा हो चुकी थी। पानी जमा करने की क्षमता कंजर्वेटिव होकर भी 80,000 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई थी। वह हाइड्रोलिक प्रेशर उस लॉर्ड लिमिट के करीब पहुंच रहा था जिसे मिट्टी का बांध झेल सकता था। और सबसे घातक बात यह थी कि पैसे बचाने के लिए ली परिवार ने कभी भी नींव को ठीक से मजबूत नहीं किया। सारा कंक्रीट बस पुरानी मिट्टी की परत के ऊपर डाला गया था। ये टोफू पर घर बनाने जैसा था। मेरे फलों के पेड़ों की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। पानी की लगातार कमी के कारण पत्तियां बड़ी संख्या में गिर रही थीं और कुछ शाखाएं पूरी तरह सूख चुकी थीं। मेरे पिता बगीचे को खराब होते देख हर दिन रोते थे। ये बगीचा तुम्हारे दादाजी की विरासत है, हम इसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैं घबराया नहीं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लैब में मैंने एक स्पेशल फोलियर फर्टिलाइजर तैयार किया, जिसके मुख्य घटक एल्गिनेट और अमीनो एसिड कंपाउंड थे। वह प्रोडक्ट अत्यधिक सूखे की स्थिति में भी पेड़ों के बुनियादी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बनाए रख सकता था। हर सुबह और हर शाम मैं स्प्रेयर से हर पेड़ पर सावधानी से छिड़काव करता। फर्टिलाइजर पत्तियों के स्टोमाटा के माध्यम से सीधे टिश्यू में चला जाता, जिससे जड़ों द्वारा पानी सोखने की सामान्य प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि यह पेड़ों को पूरी तरह बहाल नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम उनके वाइटल साइंस को जीवित रख रहा था।
जब तक वे इस अवधि में टिके रहते, मूसलाधार बारिश आते ही बगीचा तेजी से पुनर्जीवित हो जाता। 20 तारीख को मैं अपना कैमरा और सभी मेजरमेंट डेटा लेकर काउंटी के वाटर रिसोर्स ऑफिस गया। वहां मेरा स्वागत डायरेक्टर झांग ने किया, जो हाइड्रोलिक सेक्शन के प्रमुख थे। मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें ली परिवार के बांध की सटीक ऊंचाई, उसमें जमा पानी का वॉल्यूम, नींव की स्थिति और मौजूद सभी सुरक्षा जोखिमों का विवरण था। मैंने विशेष रूप से बताया कि बांध और रिजर्वुआर के सुरक्षा नियमों के अनुसार 4 मीटर से अधिक ऊंचे किसी भी बांध की पेशेवर सुरक्षा जांच होनी चाहिए और जल विभाग से आधिकारिक अनुमति लेनी चाहिए। जैसे ही डायरेक्टर झंग ने दस्तावेजों की समीक्षा की, उनके चेहरे के भाव गंभीर होते गए। उन्होंने तुरंत 2 इंजीनियरों की एक टीम को ली परिवार के रिजॉर्ट का निरीक्षण करने के लिए भेजा और अगले दिन विशेषज्ञों ने पूरी सुबह बांध के सामने माप लेने में बिताई। उन्होंने बेस स्ट्रक्चर की जांच के लिए जियोलॉजिकल रडार का उपयोग किया और दीवार में संभावित धंसाव को मापने के लिए टॉपोग्राफिक लेवल्स का इस्तेमाल किया। अंतिम निष्कर्ष सुनकर ली डाकाई पूरी तरह पीला पड़ गया। बांध में गंभीर सुरक्षा जोखिम थे। उन्हें पानी का स्तर कम करने के लिए तुरंत पानी छोड़ना था और नींव को पूरी तरह से मजबूत करना था। ली डाकाई वहीं विशेषज्ञों की टीम से बहस करने लगा। मैंने इस बांध को बनाने में 3 लाख युआन से ज्यादा खर्च किए हैं। रिजॉर्ट का उद्घाटन होने वाला है। मैं जलाशय खाली नहीं करूंगा। टीम के प्रमुख ने उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी। यदि सुधार नहीं किए गए तो वाटर रिसोर्सेज ऑफिस के पास बलपूर्वक कार्रवाई करने का अधिकार है। उसी दोपहर ली डाकाई गाड़ी चलाकर काउंटी शहर गया। 3 दिन बाद कार्यालय का रुख अचानक बदल गया। डायरेक्टर झांग ने मुझे फोन किया और स्पष्ट असहजता के साथ कहा, दूसरी समीक्षा के बाद, हालांकि ली परिवार के बांध में कुछ मामूली समस्याएं हैं, लेकिन वे इसके सामान्य संचालन को प्रभावित नहीं करती हैं। यह निरीक्षण पास हो गया है। मैं उनकी बातों में स्पष्ट रूप से बेबसी महसूस कर सकता था। यह स्पष्ट था कि ली डाकाई ने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया था और प्रमुख लोगों को चुपके से रिश्वत दी थी। गांव के एक नए अमीर व्यक्ति के लिए कुछ स्थानीय अधिकारियों को सेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फोन रखने के बाद चिंता करने के बजाय मुझे राहत महसूस हुई। ली डाकाई का यह कदम बिल्कुल वही सबूत बन गया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आधिकारिक मंजूरी रिकॉर्ड और तकनीकी टीम की चेतावनी रिपोर्ट दोनों ही फाइल में थीं। यदि बांध टूटता है तो ये दस्तावेज साबित कर देंगे कि ली डाकाई को खतरे के बारे में पूरी जानकारी थी और फिर भी उसने जानबूझकर इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। जब वह समय आएगा तो उसे न केवल भारी सिविल हर्जाना देना होगा, बल्कि क्रिमिनल लायबिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा। मैंने सभी दस्तावेजों की फोटो ली और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ उन्हें एक एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव में बैकअप कर लिया। अगले हफ्ते के दौरान ली परिवार के रिजॉर्ट का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। लग्जरी रेस्टोरेंट, मनोरंजक केबिन और पैनोरामिक प्लेटफॉर्म एक के बाद एक पूरे हो गए। ली जिनबाओ ने दक्षिण से विमान द्वारा 50,000 उच्च स्तरीय कोई कार्प मछली मंगवाई, जिन्हें तालाब में बड़े पैमाने पर छोड़ा गया। मछलियां पानी की सतह पर घनी होकर हलचल कर रही थीं। नजारा वास्तव में प्रभावशाली था। ली डाकाई ने पूरे गांव में निमंत्रण बांटना शुरू कर दिया और कहा कि उद्घाटन के दिन वह सभी ग्रामीणों के लिए एक विशाल दावत आयोजित करेगा। उसके हर शब्द में अहंकार और गर्व झलक रहा था। वह कह रहा था कि ली परिवार आखिरकार समृद्ध हो गया है और वे जल्द ही पूरे काउंटी के प्रसिद्ध व्यवसायी बन जाएंगे। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मौसम विभाग ने एक नया पूर्वानुमान जारी किया था। दक्षिण में तूफानों का एक विशाल मैस बन रहा था। उम्मीद थी कि वह 7 दिन बाद बेहद तीव्र मूसलाधार बारिश के साथ क्षेत्र में पहुंचेगा। तूफान 48 घंटे तक चलेगा। ली परिवार के रिजॉर्ट का उद्घाटन 6 दिन बाद निर्धारित था। उद्घाटन से 5 दिन पहले आधी रात के समय बगीचे में लगे मेरे इंफ्रारेड कैमरों ने कुछ अजीब पकड़ा। 3 नकाबपोश आकृतियों ने बगीचे की बाड़ फांदी और सीधे उन डाइवर्जन नहरों की ओर बढ़े जिन्हें मैंने खोदा था। निगरानी मॉनिटर पर साफ देखा जा सकता था कि वे अनुभवी थे। वे फावड़े और निर्माण के बोरे लेकर आए थे। जाहिर है वे तैयारी के साथ आए थे। मैं उन्हें रोकने के लिए बाहर निकले बिना कंप्यूटर के सामने बैठा रहा। मैं बस शांति से स्क्रीन देखता रहा। मैंने समूह के नेता को तुरंत पहचान लिया। वह फोरमैन था, जो ली जिनबाओ के भरोसेमंद आदमियों में से एक था। उसके आदेशों पर अन्य 2 ने नहरों को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। वे ताकत और तेजी के साथ काम कर रहे थे। केवल 1 घंटे में वे बगीचे के पास वाली 2 मुख्य नहरों को पूरी तरह से कवर करने में सफल रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे पाइप सिस्टम की केवल सेकेंडरी ब्रांचेस थीं।
असली मुख्य नहरें पेड़ों की जड़ों के बीच बहुत गहराई में छिपी थीं और उनके प्रवेश द्वार वाटरप्रूफ तिरपाल और खरपतवार से पूरी तरह से छिपाए गए थे। रात के 2 बजे जब वे जाने के लिए तैयार थे, जू ने बांध के सबसे करीब वाली झुकी हुई नहर को खोज लिया। वह पाइप सबसे गहरा और सबसे दृश्यमान था। जू ने बाकियों के साथ जाने से पहले कुछ सेकंड के लिए संकोच किया। मैं स्क्रीन पर देख रहा था जबकि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह झुकी हुई नहर ही वह चारा था जिसे मैंने जानबूझकर छोड़ा था। ऊपर से देखने पर वह डाइवर्जन सिस्टम का हिस्सा लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह बांध का सबसे महत्वपूर्ण इमरजेंसी ड्रेनेज पॉइंट था। जल संसाधन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान तकनीकी टीम ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि बांध को दबाव छोड़ने के लिए कम से कम 3 आपातकालीन निकास बनाए रखने चाहिए, और वह प्राकृतिक फिल्ट्रेशन ढलान उनमें से एक थी। झू और दूसरों ने नहर को निर्माण के मलबे, टूटी हुई ईंटों, कंक्रीट के ब्लॉक और स्टील की छड़ों से भरना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सावधानी से काम किया। हर परत के बाद वे सामग्री को पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करने के लिए उस पर पैर पटकते थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाइप पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। कैमरों ने हर चीज को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया। समय, चेहरे, तोड़फोड़ का हर विवरण, एक के भी फ्रेम मिस नहीं हुआ। सुबह 4:30 बजे उन्होंने आखिरकार काम पूरा किया। उन्होंने फावड़ों से सतह को बराबर किया और इसे छिपाने के लिए सब कुछ सूखी घास से ढक दिया। इसके बाद झू ने अपना फोन निकाला और एक कॉल की। हालांकि मैं बातचीत नहीं सुन सका, लेकिन फोन रखते समय उसके अंगूठे दिखाने के जेस्चर से यह स्पष्ट था कि ली जिनबाओ इस ऑपरेशन से बहुत खुश था। जब वे चले गए तो मैंने नहर को रिस्टोर नहीं किया। इसके विपरीत मैंने काले कपड़े पहने, अपना टूलकिट लिया और चुपचाप बांध की नींव की ओर बढ़ गया। झू ने जिस ड्रेनेज चैनल को ब्लॉक किया था वह मूल रूप से मूसलाधार बारिश के दौरान हाइड्रोलिक दबाव को फैलाने और बांध की नींव में रिसाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए था। अब जब वह सील हो चुका था तो पानी का सारा दबाव स्ट्रक्चर के बीच के हिस्से में केंद्रित हो जाएगा, और ठीक वहीं लिडाकाई ने नींव को सबसे कमजोर छोड़कर पैसे बचाए थे। मैंने बांध की पिछली ढलान को धीरे से थपथपाने के लिए एक जियोलॉजिकल हैमर का उपयोग किया और आंतरिक कॉम्पैक्शन का मूल्यांकन करने के लिए इको का विश्लेषण किया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मध्य क्षेत्र से एक खोखली और खाली आवाज आ रही थी। इससे पता चला कि मिट्टी की परतों के बीच कई आंतरिक स्थान थे। मैं आगे जो करने वाला था उसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता थी। ब्लॉक की गई नहर से 3 मीटर की दूरी पर मैंने एक लंबी स्टील की छड़ का उपयोग करके 10 से अधिक वर्टिकल छेद किए। प्रत्येक छेद लगभग 80 सेंटीमीटर गहरा था। उनका काम तूफान के दौरान मिट्टी की सैचुरेशन को तेज करना था और नींव की भार क्षमता को बहुत तेजी से खोना था। छेद पूरे करने के बाद मैंने प्रत्येक के अंदर थोड़ी मात्रा में विशेष विस्तार एक्सपेंसिव क्ले का घोल डाला। वह मटेरियल पानी के संपर्क में आने पर फैलता था और एक लुब्रिकेंट परत बनाता था जो मिट्टी की शियर रेजिस्टेंस को 40% से अधिक कम करने में सक्षम था। इसके अलावा वह रंगहीन और गंधहीन था। अगर कोई इसे ढूंढ भी लेता तो यह सिर्फ एक सामान्य पानी का रिसाव लगता। मैंने सूरज निकलने से पहले सभी ऑपरेशन पूरे कर लिए। घर लौटकर मैंने निगरानी फुटेज को 3 अलग-अलग डिस्क में रिकॉर्ड किया और उन्हें अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया। उन सबूतों ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि ली परिवार ने ही जानबूझकर बांध की इमरजेंसी ड्रेनेज सिस्टम को नष्ट किया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। जब सुबह हुई तो मेरे पिता ने देखा कि नहरों को भर दिया गया है, और वे इतने गुस्से में आ गए कि ली परिवार से बहस करने जाना चाहते थे। मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह इसके लायक नहीं है। वैसे भी जल्द ही बारिश होने वाली है। उन नहरों ने अपना काम पूरा कर लिया है। मेरे पिता मेरी बात नहीं समझ पाए, बस एक गहरी आह भरी। मैं खिड़की के सामने खड़ा होकर ली परिवार के विशाल बांध को देख रहा था। अब उसकी आंतरिक संरचना को जड़ से नष्ट कर दिया गया था। वह एक टाइम बम की तरह था जो बस तूफान के आने और फटने का इंतजार कर रहा था। नवीनतम मौसम पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश कल रात शुरू होने वाली थी और रिजॉर्ट के उद्घाटन का भोज ठीक कल दोपहर के लिए निर्धारित था। समय इतना सटीक था कि यह दम घोंटने वाला महसूस हो रहा था। उद्घाटन से पहले वाली सुबह मैंने सावधानीपूर्वक अपने सभी दस्तावेज व्यवस्थित किए और उन्हें एक वाटरप्रूफ फोल्डर में रखकर ली परिवार के रिजॉर्ट की ओर चल पड़ा। अंदर 3 रिपोर्ट थीं। पहली, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन द्वारा जारी मिट्टी की स्थिरता का अध्ययन थी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिस जमीन पर ली परिवार का बांध बना है वह मिट्टी के लिक्विफैक्शन के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आती है और बड़ी जल भंडारण
सुविधाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा दस्तावेज उस बाढ़ के अधिकतम बहाव का पूर्वानुमान था, जिसे मैंने मौसम के आंकड़ों और बेसिन एरिया का उपयोग करके गणना की थी। निष्कर्ष स्पष्ट था। यदि लंबे समय तक भारी बारिश होती है, तो बांध की वर्तमान संरचना हाइड्रोलिक प्रेशर का सामना नहीं कर पाएगी। तीसरा दस्तावेज उस मोनमेम्को वाटर रिसोर्सेज ब्यूरो के विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति थी। इसमें मूल निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बताया गया था। बांध में सुरक्षा का गंभीर जोखिम था। इन तीनों मूल्यांकनों पर मेरे 20,000 युआन से अधिक खर्च हुए, लेकिन हर एक पैसा वसूल था। वे रिपोर्ट मेरा लीगल शील्ड होती और सुनिश्चित करती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी से मुक्त रहूंगा। ली परिवार का रिजॉर्ट पूरी तरह से रेनोवेटेड था। पूरे आंगन में बड़े लाल लालटेन लटके हुए थे। कर्मचारी साउंड सिस्टम को ठीक कर रहे थे और रसोई से खाने की तीव्र सुगंध आ रही थी। ली दकाई तालाब के किनारे खड़े होकर मुस्कुराते हुए उन गांव के अधिकारियों का स्वागत कर रहे थे जो जगह का दौरा करने आए थे। मैं सीधे उनके पास गया और उन्हें वह वाटरप्रूफ फोल्डर दे दिया। ली दकाई ने उस पर एक नजर डाली और एक ठंडी हंसी हंसे। अब तुम क्या चाहते हो? बिना कुछ कहे मैंने 7 या 8 अधिकारियों के सामने भूवैज्ञानिक रिपोर्ट निकाली और उन्हें पेज दर पेज डेटा दिखाया। आंकड़े चौंकाने वाले थे। बांध के नीचे मिट्टी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी केवल 120 किलोपास्कल प्रति वर्ग मीटर थी, जबकि 80,000 घन मीटर। पानी से उत्पन्न दबाव पहले ही 150 किलोपास्कल तक पहुंच चुका था। संरचना 25% ओवरलोडेड थी। नींव किसी भी समय खिसक सकती थी। इसके अलावा मैंने विशेष रूप से बताया कि मौसम विभाग ने परसों भारी बारिश की घोषणा की है और अचानक आने वाली बाढ़ बांध के मौजूदा दबाव को दोगुना कर देगी। परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मेरी बात सुनने के बाद ली दकाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने रिपोर्ट ली, कवर पर भूवैज्ञानिक संस्थान की ऑफिशियल सील को ध्यान से देखा और अचानक सभी के सामने दस्तावेजों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। कागज के टुकड़े हवा में उड़कर जमीन पर बिखर गए। ली दकाई ने मेरी ओर उंगली दिखाई और कहा, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस इन कचरा रिपोर्टों का उपयोग मुझे डराने और मुझे तुम्हारे बगीचे में पानी वापस देने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहते हो। फिर उन्होंने गर्व से जोड़ा, ली परिवार के बांध पर 5 लाख युआन से अधिक खर्च हुए हैं और इसने जल संसाधन ब्यूरो का निरीक्षण भी पास किया है। मैं तुम जैसे साधारण कृषि विश्वविद्यालय के छात्र से कहीं ज्यादा जानता हूं। गांव के अधिकारियों ने असहज होकर एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने दखल देने की हिम्मत नहीं की। उसी समय ली जिनबाओ भी वहां पहुंचा। उसने फोन निकाला और मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह इसे गांव के ग्रुप में डाल देगा ताकि सभी देख सकें कि जो सब कुछ खो चुका है वह पागल कैसे हो जाता है। वह कह रहा था कि मैं रिजॉर्ट के उद्घाटन से जल रहा हूं और उनकी अच्छी जिंदगी बर्बाद करने के लिए अफवाहें फैला रहा हूं। मैंने उनसे बहस नहीं की, बस चुपचाप अपने सेलफोन की रिकॉर्डिंग सुविधा चालू कर दी। शांत भाव से मैंने कहा, मैं इन रिपोर्टों की प्रतियां सुरक्षित रखूंगा। अगर बांध के साथ कोई भी समस्या होती है तो यह साबित करेगा कि मैंने उन्हें चेतावनी देने का अपना कर्तव्य निभाया है। अगर ली दकाई चेतावनियों को नजरअंदाज करने पर अड़े रहते हैं तो परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। ली दकाई ने जमीन पर थूका और जवाब दिया, तुम एक बैड लक स्टार हो। पढ़ाई ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है। तुम बस तबाही के बारे में ही सोच सकते हो। फिर उन्होंने मुझे चिल्लाकर वहां से चले जाने को कहा और यहां तक कहा कि मैं अगले दिन के उद्घाटन भोज के लिए भी आमंत्रित नहीं हूं। मैंने फोन रखा और धीरे से फटी हुई रिपोर्टों के कुछ महत्वपूर्ण टुकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उन पर ली दकाई के फिंगरप्रिंट्स और दस्तावेजों को जानबूझकर नष्ट करने के निशान रह गए थे। वह सब भी सबूत था। जाने से पहले मैंने तालाब की ओर देखा जहां कॉय फिश हिंसक रूप से तड़प रही थीं। 50,000 मछलियां घनीभूत रूप से पानी की पूरी सतह को ढके हुए थीं। एक शानदार छवि बनाने के लिए ली जिनबाओ ने रिकमेंडेड स्टॉकिंग डेंसिटी को बहुत ज्यादा पार कर लिया था। वह भीड़भाड़ अपने आप में एक बड़ा छिपा हुआ खतरा था। अगर पानी की गुणवत्ता थोड़ी भी खराब हुई तो मरने की गति तेजी से बढ़ेगी। घर लौटते ही मैंने तुरंत बातचीत का वीडियो 3 अलग अलग क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिया। वीडियो और ऑडियो बेहद स्पष्ट थे और मेरी चेतावनी के साथ साथ उस सटीक क्षण को भी रिकॉर्ड कर रहे थे जब ली दकाई रिपोर्ट फाड़ रहे थे। मैंने रिकॉर्डिंग की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए टाइम स्टैम्प और जियोलोकेशन भी जोड़ दिए। मेरे पिता ने पूछा, ली वालों ने क्या कहा? मैंने शांति से जवाब दिया, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो अब केवल परिणाम का इंतजार करना बाकी है।
रात के 10 बजे मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तूफान अगली रात आने वाला था और अपेक्षित वर्षा 150 मिलीमीटर तक पहुंचने वाली थी, जिसमें कुछ क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती थी। उस स्तर की बारिश को एक्सट्रीम स्टॉर्म माना जाता था। मैं खिड़की के सामने खड़ा होकर ली परिवार के पूरी तरह से जगमगाते रिजॉर्ट को देख रहा था। वे अगले दिन के उद्घाटन के लिए अंतिम तैयारी कर रहे थे, पूरी तरह से अनजान कि एक विनाशकारी आपदा उनकी ओर बढ़ रही थी। और उस समय तक मैंने जो भी सबूत तैयार किए थे, वे एक आदर्श और अटूट श्रृंखला बना चुके थे। चाहे बाद में कुछ भी हो, ली परिवार केवल अपने कर्मों का फल भुगतेगा। उद्घाटन के दिन ली परिवार का रिजॉर्ट सुबह 6 बजे से ही गतिविधि से भर गया था। 30 दावत की मेजें पूरे चौक पर लगी थीं। हर एक मेज परिष्कृत, ठंडे और गर्म व्यंजनों से भरी थी। ली दकाई ने खास तौर पर शहर के शेफ्स की एक पेशेवर टीम को काम पर रखा था। केवल सामग्री पर ही उन्होंने 30,000 युआन से अधिक खर्च किए। लगभग पूरे गांव को निमंत्रण मिले थे और यहां तक कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए नगर पालिका के कई अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। मेरे पिता और मैं सबसे अंत में पहुंचे। रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार पर एक विशाल इन्फ्लेटेबल आर्च था, जिस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ली इको रिजॉर्ट का भव्य उद्घाटन। आतिशबाजी एक के बाद एक फूट रही थी और लाउडस्पीकर बहरा कर देने वाला उत्सव संगीत बजा रहे थे। तालाब के किनारे उन्होंने एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनाया था, जहां से आगंतुक कोई मछलियों को खाना खिला सकते थे। मछली के भोजन का हर हिस्सा 10 युआन का था। ली जिनबाओ पूरी तरह से नए सूट में प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। जब उसने मुझे और मेरे पिता को देखा तो उसकी मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन फिर भी उसने सौहार्द का नाटक किया। इतने सारे लोगों के सामने उसे दिखावा बनाए रखना था। दावत आधिकारिक तौर पर सुबह 11 बजे शुरू हुई। ली दकाई हाथ में गिलास लिए सभी के साथ जश्न मना रहे थे। वे खुशी से पूरी तरह लाल थे और बार बार दोहरा रहे थे कि ली परिवार के पूर्वजों की कब्र ने आखिरकार आशीर्वाद दिया है और उन्होंने अंततः एक बड़ा व्यवसाय बनाने में सफलता पाई है। भावुक क्षणों में वे आंखों से आंसू पोंछने का नाटक भी कर रहे थे, जिससे हर तरफ तालियां बज रही थीं। मैं एक कोने में बैठकर चुपचाप सब देख रहा था। तालाब का जलस्तर पिछले दिन की तुलना में 20 सेंटीमीटर और बढ़ गया था। उद्घाटन के दृश्य प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए ली जिनबाओ ने भोर में और पानी भर दिया था। अब सतह बांध के ऊपरी किनारे से 40 सेंटीमीटर से कम दूर थी। 50,000 कोई मछलियां पानी के नीचे हिंसक रूप से हिल रही थीं। दृश्य वास्तव में प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन मैंने गौर किया कि कुछ मछलियां पहले से ही हवा की तलाश में सतह पर आना शुरू हो गई थीं। ये ऑक्सीजन की कमी का स्पष्ट संकेत था। बांध के सामने के हिस्से पर कई बारीक गीले निशान देखे जा सकते थे। वे लीकेज थे। यह साबित करता था कि निचली इम्परमेबल लेयर पहले से ही विफल होने लगी थी। सामान्य परिस्थितियों में उस स्तर का रिसाव कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं करता, लेकिन अगर कोई तीव्र तूफान आता है तो पानी मिट्टी के सॉफ्टनिंग की प्रक्रिया को तेज कर देगा और पूरी संरचना को अस्थिर कर देगा। दोपहर में ली जिनबाओ हाथ में वाइन का गिलास लिए हमारी मेज पर आया और सभी के सामने जोर जोर से बोलने लगा। यह स्पष्ट था कि वह मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहता था। उसने कहा कि किसी गांव का विश्वविद्यालय तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है जब इतनी पढ़ाई लोगों को मूर्ख बना देती है। फिर उसने अपना लहजा बदला और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं उसके रिजॉर्ट के कंपोस्ट बनाने का काम करता हूं, जिससे हर दिन हर कोई बदबू महसूस करता है और फिर भी मैं उस पर गर्व करता हूं। यह इस बात का उत्तम उदाहरण है कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आसपास हंसी गूंजने लगी। ली परिवार के करीबी कई ग्रामीणों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि एक कृषि विश्वविद्यालय का स्नातक सुअर पालने वाले से भी बदतर है। मैंने किसी भी उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपना चाय का कप उठाया और धीरे धीरे पीता रहा। मुझे प्रतिक्रिया न देते देख ली जिनबाओ और भी अभिमानी हो गया।